अब आगे बढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में AIPMT 2009 की ये प्रॉब्लम करते हैं। द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल इज 4 × 10⁻⁸ मीटर। ये मीन फ्री पाथ क्या होता है? तो हमको पता है कि जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो अंदर फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर पैदा हो जाती है और इलेक्ट्रॉन्स फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, एक्सेलरेट होते हैं और एक्सेलरेट होकर क्या होता है, उनकी टक्कर हो जाती है दूसरे इलेक्ट्रॉन से या इमोबाइल आयंस से, कोलिजन्स होते हैं। और किन्हीं दो कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के बीच जो पाथ ट्रेवल करता है इलेक्ट्रॉन, उसको फ्री पाथ कहते हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है वो। और ऐसे सब फ्री पाथ का एवरेज वो कहलाता है मीन फ्री पाथ, और वो हमको दिया हुआ है। दूसरी बात आगे ये कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव ऑन एन एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कैसे मिलती है, तो हम फॉर्मूला ये सोचें, W = QV। जब कोई चार्ज Q V पोटेंशियल डिफरेंस पर मूव करता है तो इतना वर्क डन होता है और यही उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वर्क एनर्जी थ्योरम से, QV। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है E और मान लो पोटेंशियल डिफरेंस है V दो कोलिजन्स के बीच, तो EV एनर्जी उसने गेन की ऑन एन एवरेज, और इसको इक्वेट कर देंगे किसके साथ, ये एनर्जी है, और इसको इक्वेट कर देंगे इसके साथ, ये हमें दी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये E कैंसिल होता है और V को हम लिख सकते हैं E × D। कैसे, हमको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वोल्ट पर मीटर, V/D, तो V = E × D। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस, ये जो मीन फ्री पाथ है ये ले लेंगे 4 × 10⁻⁸, और इधर तो ऑलरेडी है 2, ये वोल्ट तो यूनिट है V, तो E = कितना आ जाएगा, E हो जाएगा 2/4 × 10⁻⁸ वोल्ट पर मीटर। ये 2 से कैंसिल होता है 2 टाइम्स, 1/2 इज 0.5 × 10⁻8 वोल्ट पर मीटर। 5 का मल्टीप्लाई करें और 5 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करें तो 5 × 10⁻7 वोल्ट पर मीटर आंसर आ जाएगा। तो 5 × 10⁻7 वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, AIPMT 2009 का ही एक प्रॉब्लम है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पर बेस्ड। See the electrical circuit shown in figure. Which of the following equations is a correct equation for it? तो ये ऑप्शन से हमको समझ जाना पड़ेगा कि यहाँ किरचॉफ के लॉज पर बेस्ड हमको इक्वेशंस फॉर्म करनी है इस नेटवर्क के लिए। यहाँ दिखाई दे रहा है एक रेजिस्टेंस है कैपिटल R, ये दो रेजिस्टेंसेस हैं, ये हो सकता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो। ये दो सोर्सेस हैं E1 E2 EMF वाले, ये दो करंट्स यहाँ दिखाए हुए हैं I1 I2। तो सबसे पहले तो किरचॉफ का करंट रूल लगा दें इस जंक्शन पर। ये दोनों हैं कैसे, इनकमिंग करंट्स, इस ब्रांच में करंट हो जाएगा I1 + I2। अब इसमें हमको कितनी मैशेस दिखाई दे रही हैं, 3, एक ये अपर मैश, एक ये लोअर मैश और ये एक आउटर मैश। तो इससे 3 इक्वेशंस हम बना सकते हैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाकर। तो इसके लिए यदि हम इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो हमको क्या मालूम है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है कि किसी भी क्लोज्ड मैश में चेंजेस ऑफ पोटेंशियल्स का सम, अलजेब्रिक सम, 0 होता है। तो हम यहां से शुरुआत करते हैं, इसका नाम लिख देता हूं A B C D E A। इस तरह से मैं ट्रैवलिंग करने वाला हूं, A से B, फिर C, फिर D, फिर E और फिर A। और अब मैं इक्वेशन लिखता हूं और फिर ऑप्शंस के साथ उसे मैच करेंगे। यहां से चलने पर क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब राइज ऑफ पोटेंशियल, यानी सबसे पहला आएगा E1, यहां लिखता हूं मैं E1। मैश आपने देख ली है कौन सी है, वैसे मैश तो ये है BCDEB, पर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, बीच से, कहीं से भी किया जा सकता है। तो यहां से ऐसे जाएंगे तो क्या आएगा, राइज ऑफ पोटेंशियल E1। फिर आगे बढ़े तो ये रेजिस्टेंस एनकाउंटर होता है, करंट कितना, I1 + I2, रेजिस्टेंस है R, करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप मतलब -I1 + I2 टाइम्स R, ये आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये रेजिस्टेंस एनकाउंटर होगा, करंट इसमें कितना है I1, इसका करंट तो I1 है इस ब्रांच का, तो I1 R1, करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप
माइनस I1R1 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन अब ऑप्शंस में देखें तो पहले ऑप्शन में ही हमको मिल गई E1 माइनस I1 प्लस I2 इंटू R माइनस I1R1 इक्वल्स टू 0। तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं कि सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, ये आंसर ही इसका करेक्ट है। मान लो ये आपको नहीं मिलता तो हम क्या करते, फिर एक मैच इसके लिए काम करते, इससे एक इक्वेशन आती उसे हम मैच करते, फिर बाहर बाहर के लिए। पर फॉर्चुनेटली आंसर ए ही करेक्ट हो गया। यदि आप इसको बड़ी सावधानी से करेंगे तो गलती नहीं होगी, गलती नहीं होगी तो ऑप्शन ए आपको पहले ही मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 2009 का ही एक और प्रॉब्लम। अ स्टूडेंट मेजर्स द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V of a cell, EMF E and internal resistance R as a function of current I flowing through it। तो हमको मालूम है टर्मिनल वोल्टेज बैटरी कितने की है, EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R की है। टर्मिनल वोल्टेज का आपको डायरेक्ट इक्वेशन पता होगा, E माइनस IR, V इज लेसर देन E बाय IR, ऐसा आपने याद किया होगा। या आप सर्किट बनाकर भी इसको किरचॉफ लॉ से सॉल्व कर सकते हैं। ये E, ये R और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। करंट मान लो I फ्लो हो रहा है तो इक्वेशन बनाकर भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे जाएं हम तो पॉजिटिव E, फिर माइनस I कैपिटल R मतलब ही V, फिर ड्रॉप माइनस I स्मॉल r इक्वल्स टू 0। तो V इक्वल्स टू हो जाएगा E माइनस IR, ये आपको याद होगा। अब किया क्या है हमने किया ये है कि V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। E और R तो ये कांस्टेंट्स हैं, एक बार सेल लेने के बाद E और R कांस्टेंट हो जाएंगे। यहाँ एक वेरिएबल है V और दूसरा वेरिएबल है I। इन दोनों के बीच यदि ग्राफ प्लॉट करें तो उसका स्लोप पूछा हुआ है और इंटरसेप्ट पूछा हुआ है। तो पहले हम इसको वापस कुछ अरेंज कर लेते हैं। V को यहां रहने देते हैं, माइनस IR को पहले और E को बाद में लिख लेते हैं। अब आपको थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यदि आती हो तो आपको याद आया होगा कि ये y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ मैच हो रही है। और इसको यदि कंपेयर करें इस इक्वेशन के साथ, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। V और I में यदि ग्राफ प्लॉट करेंगे V वर्सेस I तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ, और उसकी इक्वेशन ये होगी। अब इसको कंपेयर करें तो यहां पर वेरिएबल्स कौन से हैं वो हटा देते हैं। V जो है वो Y का रोल प्ले कर रहा है और X कौन सा है इसमें से, वो है I, ये X। तो अब आराम से आपको स्लोप भी पता हो गया, ये M जो है वो स्लोप होता है तो M हो जाएगा माइनस R, ये स्लोप हो गया, यानी उस ग्राफ का स्लोप होगा माइनस R और इंटरसेप्ट मतलब ही C वो होगा प्लस E के बराबर। यही इसके आंसर्स हैं। पहले स्लोप की बात हुई है, फिर इंटरसेप्ट, तो स्लोप होगा माइनस R और इंटरसेप्ट होगा E। तो R माइनस R एंड E मतलब ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब AIPMT 2009 का ही एक और प्रॉब्लम करते हैं। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम पर मीटर, क्या दिया हुआ है ये, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 12 ओम पर मीटर, ओम पर मीटर, यानी इसके 1 मीटर ऐसा वायर है जिसके 1 मीटर का रेजिस्टेंस 12 ओम है। इज बेंट टू फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, और इसको इस वायर को बेंड किया किसी सर्कल में जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स टू डायमीट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स A एंड B एज शोन इन फिगर S। ये वो सर्कल और इस सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है। हमको बताना है A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब यहां बैटरी जोड़ी गई होगी इस तरह से, जैसे सर्किट क्लोज करेंगे इधर से करंट आएगा और वो इन दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये पार्ट सर्कल का सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल आपस में पैरेलल में है। तो यदि हम इसका रेजिस्टेंस हासिल कर लें R, तो ये भी R होगा सिमेट्री से, और R के दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होंगे तो इक्विवेलेंट R/2 हो जाएगा। मतलब हमको ये निकाल लेना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस कितना है। तो पहले निकालेंगे इस वायर की लेंथ कितनी है।
तो ये है सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल मतलब पाई आर लेंथ का, पाई और रेडियस, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए क्योंकि हमको पर यूनिट लेंथ पर मीटर में दिया हुआ है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर मीटर में, इसलिए इसे मीटर में कन्वर्ट किया। यही लेंथ इस सेमी सर्कल की, और सेमी सर्कल की यदि लेंथ है ये, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दें 12 ओम पर मीटर का, ये मीटर मीटर कैंसिल आउट होता है, ये 10 से एक जीरो भी खत्म, यानी 12 पाई बाय 10 ओम, ये एक पार्ट का रेजिस्टेंस आ गया है, एक सेमी सर्कल का। और जैसा हमने पहले कहा था आर आर के दो पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट r/2 हो जाएगा, मतलब इसको बस 2 से डिवाइड कर देना है, तो 12 पाई अपॉन 2 टाइम्स 10 ओम, दैट इज 6 पाई बाय, ये 6 टाइम्स कैंसिल, 6 पाई बाय 10 यानी 0.6 पाई ओम, यही इस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, मतलब बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब AIPMT 2008 का प्रॉब्लम करते हैं। ये एक नेटवर्क गिवन है और हमसे M और N, M ये है और N पॉइंट ये, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ है। इस प्रॉब्लम को हम करेंगे सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग की प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। देखते हैं क्या सवाल है। इन द सर्किट शोन द करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टर इज 1 ओम। ये इस स्टेटमेंट से क्या समझ में आता है, ये जो रेजिस्टेंस है 4 ओम का, इसमें करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, और यदि इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके अक्रॉस, करंट इनटू रेजिस्टेंस, 4 इंटू 1 यानी 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन पॉइंट्स P and M, ये P और ये M कनेक्टेड टू अ DC वोल्टेज सोर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन M and N इज, पोटेंशियल डिफरेंस M और N के बीच बताना है। हमको और कुछ नहीं दिया है, वो DC सोर्स किस EMF या वोल्टेज का है हमको नहीं बताया है, सिर्फ इतनी जानकारी दी थी कि इस 4 ओम रेजिस्टेंस में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अक्रॉस यदि 4 वोल्ट है तो पैरेलल की प्रॉपर्टी से सोचेंगे इसके अक्रॉस भी कितना होगा, 4 वोल्ट। ऑब्वियसली इसमें कितना होगा, 4 वोल्ट के बराबर होगा क्योंकि ये पैरेलल है, तो इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट है। और इन दो पॉइंट्स के बीच कितना होगा, तो वो भी कितना होगा, 4 वोल्ट के बराबर। ये 4 4 4 0 0 0 यानी 4 वोल्ट होगा, यानी इस नेटवर्क के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 4 वोल्ट के बराबर। अब एक काम हो गया, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, इसको हम M कह सकते हैं। यहां से आए तो ये M है और यहां से आए तो ये P है। अब इस पार्ट को मैं अलग निकाल लेता हूं। उसके पहले 0.5 मतलब हाफ हाफ के दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट हैं, हाफ हाफ के दो, यानी इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/4। तो अब मैं इसको ऐसे रीड्रॉ कर लेता हूं, इसकी जगह बना लेता हूं 1/4 ओम, और ये दूसरा रेजिस्टेंस है 1 ओम का। या आप अच्छे से देख लें, ये 1 ओम M और N के बीच में, M और N के बीच, और N और P के बीच, इन दोनों का इक्विवेलेंट 1/4। और हमसे पूछा है इधर पोटेंशियल डिफरेंस नेट कितना है, वो तो हमने बताया अभी आपको। इधर 4 वोल्ट था तो इधर भी 4 वोल्ट ही होगा, ये 4 वोल्ट ही डिवाइड होगा। आप सीरीज की प्रॉपर्टी से सोचें कि सीरीज में क्या होता है, करंट सेम, पोटेंशियल डिवाइड्स। V इक्वल्स टू आई आर से सोचना पड़ेगा, V इज इक्वल्स टू आई आर, सीरीज में करंट सेम, वोल्टेज डिवाइड्स इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस। और रेजिस्टेंस का रेशियो कितना है, तो रेजिस्टेंस का रेशियो है 4:1। ये यदि 1 तो ये 4, 1:4। तो वोल्टेज को भी इसी रेशियो में डिवाइड हो जाना है। तो पहले इसके 5 हिस्से करें, 4/5, ये 1 पार्ट, इसमें से 4 पार्ट्स इसको दे देना पड़ेंगे। किसको, इसे। वोल्टेज डिवाइड्स इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस, इसको 4 पार्ट और इसको 1 पार्ट देना पड़ेगा। तो इसको 4 पार्ट देंगे हम तो कितना आएगा, 16/5। ये मैं निकाल रहा हूं VNM, N और M के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 16/5। इसको सॉल्व करें तो 5 3 5 2 3.2 वोल्ट इसके अक्रॉस आ जाएगा, और यही इसका आंसर होगा।
और यदि इसके अक्रॉस पूछा होता तो क्या करते हैं हम, इसको 1 पार्ट देते, 4/5 का 1 मतलब 4/5 इटसेल्फ 0.8 इधर आ जाएगा, और ये कंफर्म भी हो रहा है, टोटल है 4 वोल्ट, इसके अक्रॉस 3.2, तो इसके अक्रॉस 0.8 वोल्ट आएगा, है ना, आंसर 3.2 वोल्ट होना चाहिए। इस तरह प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ही ये सॉल्व हो जाएगा, और कोई तरीका नहीं है। तो ऑप्शन डी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। फिर से AIPMT 2008 की प्रॉब्लम पोटेंशियोमीटर पर बेस्ड है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस सुने तो ये फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, R इज स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R E बाय V माइनस 1। A cell can be balanced against 110 and 100 centimeter of potentiometer wire respectively, with or without being short circuited through a resistance of 10 ohm। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये फॉर्मूला यदि याद है तो हमको पता है कि यदि पोटेंशियल ग्रेडियंट K हो तो इसमें से जो लॉन्गर लेंथ है वो E बैलेंस हुआ होगा, E इज इक्वल टू हम लिख लेंगे K टाइम्स 110 सेंटीमीटर। और ये भी सब लिखने की जरूरत नहीं, सीधे आप यहाँ L1 बाई L2 भी ले सकते थे, इसी में हम ऐसा भी लिख लेते, L1 बाय L2 माइनस 1। इसको ज्यादा समझने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये L1 हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और जो शॉर्टर वाली लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ, वो करस्पॉन्डिंग है V के, यानी K इंटू 100 सेंटीमीटर। ये E और V आ गए, कैपिटल R ये हो जाएगा 10 ओम। बस सॉल्व कर देना था 10 इंटू, अब आप L1 L2 भी कहते तो भी काम बन जाता। L1 110 अपॉन 100 माइनस 1 ओम, ये इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो 10, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 10 बाय 100, यानी सॉल्व करने पर आ गया 1 ओम, यानी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 1 ओम, एंड सो ऑप्शन ए मस्ट बी द करेक्ट आंसर। 8 का ये क्वेश्चन करते हैं। A wire of certain material is stretched slowly by 10%. Its new resistance and specific resistance become respectively। तो स्ट्रेचिंग ऑफ वायर का सवाल है, और हमसे नया रेजिस्टेंस और नया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी पूछी हुई है। तो स्ट्रेचिंग में रेजिस्टेंस तो चेंज होगा, और हमको बताया सिर्फ लेंथ में चेंज। यदि कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और बात रेजिस्टिविटी की हो तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी स्ट्रेचिंग में, क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं होता, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, एंड सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज। रेजिस्टेंस जरूर चेंज हो जाएगा। अब ऑप्शंस में आए तो बगैर कैलकुलेशन के भी आप बतला सकते हैं इसमें से आंसर कौन सा सही है। पहले बात हुई है रेजिस्टेंस की, फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, तो पहला आंसर है करस्पॉन्डिंग टू रेजिस्टेंस एंड देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहां देखें 1.2 टाइम्स 1.1 टाइम्स, यानी दोनों चेंज होना बताया है, और हम जानते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो चेंज होता नहीं, सो ऑप्शन ए कैन नॉट बी करेक्ट। अब यहां आए 1.21 टाइम रेजिस्टेंस चेंज हो गया, रेजिस्टिविटी रिमेन सेम, दिस मे बी करेक्ट। आगे चलें, बोथ रिमेन द सेम, दोनों सेम रहते हैं, नो रेजिस्टेंस चेंजेस, तो सी मेन करेक्ट हो गया। यहां दोनों चेंज हुए, तो ऑप्शन बी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह बगैर सॉल्यूशन सॉल्व किए न्यूमेरिकली हम इसको बतला सकते हैं कि ये ऑप्शन सही है। अब जब बात होगी सॉल्व करने की तब क्या करेंगे, तो हमको ये रिलेशन याद आना चाहिए, रेजिस्टिविटी को तो सॉल्व करना ही नहीं है, डज नॉट चेंज। बात हो रही है रेजिस्टेंस की, इसे देखकर आप ऐसा लिख लीजिए डेल आर बाई आर इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल एल बाई एल। जब तक परसेंटेज चेंज 10% से कम है तब तक की बात मैं कर रहा हूं, 10 या 10 से कम। यहां लेंथ 10% से ही चेंज हुआ है। अब इंटू 100 कर दें दोनों तरफ, डेल आर बाई आर इंटू 100% इज इक्वल टू 2 इंटू डेल एल बाई एल इंटू 100%, और लेंथ में चेंज क्योंकि बतलाया 10%, तो ये हो जाएगा 20% चेंज। रेजिस्टेंस विल चेंज बाय 20%। पॉजिटिव आया है मतलब 1.2 हो जाएगा, 1.21 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली आंसर आ भी रहा है। तो इस तरह सॉल्व कर लिया करते हैं। 20% से बढ़ गया है, हो कितना गया, हो गया वो 1.2 अप्रोक्सीमेटली, तो ये इससे मैच भी हो रहा है, सो बी इज द करेक्ट आंसर।
अभी 2007 का ये प्रॉब्लम करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पर 3 रेजिस्टेंसेस P Q R each of 2 ohm and an unknown resistance S form the 4 arms of a Wheatstone bridge circuit. When a resistance of 6 ohm is connected in parallel to S, the bridge gets balanced. तो P Q R ये तो 3 रेजिस्टेंसेस हैं, तीनों कितने के हैं? 2 ओम 2 ओम 2 ओम, और चौथा एक अननोन रेजिस्टेंस है, मान लो है वो X। ये 4 रेजिस्टेंसेस से हमने व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया, इन रेजिस्टेंसेस को आर्म्स पर लगाया हुआ है। 3 रेजिस्टेंसेस P Q R each of 2 ohm एंड एन अननोन रेजिस्टेंस S, ये S है अननोन रेजिस्टेंस। और क्या बोला है? इसके साथ S के साथ पैरेलल में क्या कनेक्ट करने पर? 6 ओम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करने पर। तो S के साथ यदि 6 का पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी 6S अपॉन 6 प्लस S। अब ये 4 रेजिस्टेंसेस हो गए और वो ब्रिज बैलेंस्ड हो गया, ऐसा आगे बोला है। तो वैल्यू ऑफ S निकालना है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2/2 इक्वल टू 2 अपॉन 6S अपॉन 6 प्लस S, ये ऐसा हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6S इज 12 प्लस 2S, ये 2S इधर जाएगा, 4S इक्वल्स टू 12 एंड सो S इक्वल्स टू 3 ओम, यानी आंसर 3 ओम होना चाहिए। तो आंसर बी इज करेक्ट। अब अगली प्रॉब्लम 2007 AIPMT की कन्वर्शन ऑफ एमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर है। The resistance of an ammeter is 13 ohm and scale is graduated for a current up to 100 ampere. Actually यहाँ गैल्वेनोमीटर कहना चाहिए था। तो मान लो एक एमीटर है, हम एमीटर ही कह के काम कर रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस है 13 ओम। ऐसे सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, और वो करंट कितना मेजर कर पा रहा है अभी? 100 एम्पियर। After an additional shunt has been connected to this ammeter, it becomes possible to measure currents up to 750 ampere. मतलब हमने इसे 750 एम्पियर नापने लायक बना दिया है एक शंट जोड़कर। हमको पता है उसके साथ पैरेलल में लो वैल्यू रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। हमको बताना है वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस इज। तो पहले निकाल लेते हैं रेंज। तो मैंने जैसा पहले कहा था आपसे, I/IG कितना नाप पाता है? 750 एम्पियर। कितना नाप पाता था? 100 एम्पियर। 7.5 हो गई रेंज, और एक बार n आ जाए तो शंट की वैल्यू होती है G अपॉन n-1। तो G कितना है उसका? 13 ओम अपॉन 7.5 माइनस 1 यानी 6.5, यानी शंट 2 ओम का लगाया जाना चाहिए। तो 2 ओम इसका आंसर है। आंसर बी इज द करेक्ट वन। और अब करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने 2016 से 2007 तक सॉल्व कर लिया। अब हम आगे अगला चैप्टर करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, और साथ में 11th का ऑसिलेशंस।